हेलो दोस्तों, हाउ टू क्रैक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डी सी ई सी ई पी पी एम पी एम डी पी पी ई के सिलेबस के बारे में कंप्लीट रूप से चर्चा किया था। इस वीडियो में डी सी ई सी पी 2020 में पूछे गए फिजिक्स पोर्शन को कंप्लीट रूप से सॉल्यूशन के साथ पूरा करेंगे। इससे आपको क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चलेगा। तो ये है डी सी ई सी पी अर्थात पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में पूछे गए 2020 का क्वेश्चन पेपर। अभी इस वीडियो में 30 फिजिक्स के क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय ईंधन का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले जान लें कि द्वितीय ईंधन किसे कहते हैं। तो उससे पहले प्राथमिक ईंधन को पता कर लेते हैं। तो प्राथमिक ईंधन ऐसा ईंधन जिसे सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जाता हो, उसे प्राथमिक ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, इसे सीधे प्राकृतिक से प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी प्राथमिक ईंधन हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब प्राथमिक ईंधन है। बाकी द्वितीयक ईंधन ऐसा ईंधन जिसे प्राथमिक ईंधन के सहयोग से बनाया जाता हो, जैसे जल गैस, प्रोड्यूसर गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जल गैस हो जाएगा। जल गैस का जो सूत्र होता है CO+H2 होता है, और प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है जो CO+N2 होता है। ये दोनों ही द्वितीयक ईंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। तो इसमें से लकड़ी ऑप्शन है, बायोगैस, अल्कोहल, कोयला। तो एक तालिका देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहले एक तरफ फ्यूल है और दूसरी तरफ कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी में। तो सबसे पहले इसमें काउ एंड डंग कैक है, मतलब गाय का गोबर। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है जो 6000 से 8000, लगभग सबसे कम। उसके बाद वुड का उससे थोड़ा ज़्यादा है, 17000 से 22000। फिर कोयल का उससे ज़्यादा है। फिर पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, इसलिए कैलोरीफिक वैल्यू सेम है, 45000। फिर मीथेन 5000, 50000, CNG 50000, LPG 55,000, बायोगैस 35,000 से 40,000 के रेंज में। हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू वाला जो ईंधन होगा वो लकड़ी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लकड़ी। उसके बाद जो क्वेश्चन है, इसमें जो हाइड्रोजन है जो ब्रह्मांड में हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इससे हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। तो प्रत्येक गर्म वस्तु अवरक्त किरण को उत्सर्जित करता है। ये अवरक्त किरण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। ये है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पहला है रेडियो वेव्स, दूसरा माइक्रोवेव, ये सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड वेव, अवरक्त तरंग, विजुअल लाइट, दृश्य तरंग, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा। तो रेडियो तरंग की जो फ्रीक्वेंसी होती है जो सबसे कम होती है, और इसका जो वेवलेंथ होता है जो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद दूसरी तरफ गामा रे का जो फ्रीक्वेंसी होती है जो सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो इसमें जो रेडियो तरंग लेफ़्ट से राइट की ओर फ्रीक्वेंसी है जो बढ़ रही है, और राइट से लेफ़्ट की ओर वेवलेंथ हमारा बढ़ रहा है। अब इंफ्रारेड के बारे में डिटेल से जान लेते हैं।
इंफ्रारेड एक लॉन्गर ज़्यादा वेवलेंथ वाला रे है और ये विजिबल लाइट में ऐसे विजिबल नहीं होता है। इसको ऑप्टिकल टेलीस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। इसमें से सभी जितने भी रे है सबका जो वेलोसिटी होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। पहला कोक है, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा चारकोल, चौथा अल्कोहल। तो कोक और चारकोल, लिग्नाइट ये सब है जो ठोस ईंधन है, लेकिन अल्कोहल है जो लिक्विड ईंधन है, तो इससे भिन्न अल्कोहल हो जाएगा। कोक को बनाया जाता है कोयला के वायुकुंड स्थिति में गर्म करके कोक बनाया जाता है। चारकोल को बनाने के लिए लकड़ी को वायुकुंड स्थिति में जब गर्म करते हैं तो चारकोल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। तो इसमें कोयला, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो कोयला, डीजल और पेट्रोल ये सब ठोस या लिक्विड ईंधन है जिसको जलाने से ज़्यादा पोल्यूशन पैदा होता है, लेकिन प्राकृतिक गैस को जलाने से बहुत कम पोल्यूशन उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर प्राकृतिक गैस हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है। नेपटूनियम 239, यूरेनियम 235, या थोरियम 232, या प्लूटोनियम 239। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यूरेनियम 235 है। इसके रिएक्शन के बारे में थोड़ा जान लेंगे डिटेल से। रिएक्शन है, तो जब यूरेनियम 92-235 को 1 न्यूट्रॉन के द्वारा प्रहार कराया जाता है तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है और ये 2 पार्ट क्रिप्टन 36-92 और बेरियम 56-141 में टूट जाता है और 3 गो न्यूट्रॉन इसमें प्रोड्यूस होता है प्लस एनर्जी। इसमें जो एनर्जी डेवलप होता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेवलप होता है। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन, FISSION फ्यूजन कहा जाता है। एक होता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम 11, ड्यूटेरियम 21 और ट्राइटियम 31 में से 2 समस्थानिक भाग लेते हैं। इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है इसलिए भाग नहीं लेते हैं। इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है इसलिए भाग लेते हैं। इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। ये दोनों रिएक्शन को करके एवार्टली 1 या 2 न्यूट्रॉन से 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेवलप कर देते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में 235 - 92 मतलब 141 न्यूट्रॉन मिलता है तो मात्र 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डेवलप होता है। तो इस प्रकार नाभिकीय संलयन में एनर्जी ज़्यादा डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है। तो संलयन में विखंडन दोनों में समान नहीं, संलयन की अपेक्षा विखंडन में अधिक नहीं, तो विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक। यस, जो विखंडन में 143 इलेक्ट्रॉन मिलने के बावजूद 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही डेवलप हो पाता है, जबकि संलयन में मात्र 1 या 2 न्यूट्रॉन से 18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डेवलप हो जाता है। इसलिए संलयन में एनर्जी ज़्यादा डेवलप होती है। सूर्य से हमको ऊर्जा भी संलयन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना होता है। पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का जो द्रव्यमान होता है लगभग 318 गुना होता है। सौरमंडल के ग्रहों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं।
तो यस, सबसे जो पहला ग्रह हमारा है मरकरी, बुध, फिर दूसरा है वेनस, शुक्र, उसके बाद अर्थ हमारा पृथ्वी, उसके बाद हमारा मंगल हो गया, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, फिर यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 ग्रह है जो आंतरिक ग्रह होता है, और बाकी जो 4 ग्रह है जो बाह्य ग्रह होता है। मरकरी है जो सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है, वेनस ग्रह है जो सबसे चमकीला ग्रह है, भोर या शाम का तारा इसे कहा जाता है, अर्थ को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी पर बहुत सारा 75% लगभग पानी होने के कारण। मार्स को, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। जुपिटर है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसका सैटर्न के चारों तरफ वलय पाया जाता है। यूरेनस मतलब अरुण पर भारी मात्रा में मीथेन पाया जाता है, CH4, इसीलिए इसका रंग हरा होता है। नेपच्यून, वरुण पर पहाड़ के बड़े बड़े चट्टान और बर्फ के बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, इसीलिए इसका भी रंग नीला पृथ्वी जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है? तो बारी से जान लेते हैं किसके पास कितना ग्रह है। तो सबसे पहला ग्रह है मरकरी और वेनस, बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र एक ऐसा ग्रह है, 2 ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई ग्रह अति उपग्रह नहीं है। उसके बाद हमारा पृथ्वी, तो पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। उसके बाद हमारा मंगल है, तो मंगल के पास 2 उपग्रह है। इसमें से पहला है फोबस और दूसरा है डिमोस। फिर अगला ग्रह हमारा है जुपिटर। तो बृहस्पति के पास टोटल 63 उपग्रह है। इस 63 उपग्रहों में से जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड है। नेक्स्ट हमारा है सैटर्न। तो सैटर्न मतलब शनि के पास पहले 62 उपग्रह था, लेकिन 20 को अभी फिलहाल में खोज होने के कारण इसके पास टोटल अभी 82 उपग्रह हो गया। इस 82 में से सबसे जो बड़ा उपग्रह है टाइटन है, जो बुध के आकार के लगभग बराबर है। अगला ग्रह है यूरेनस। तो यूरेनस मतलब अरुण के पास टोटल जो उपग्रह 27 है, और इस 27 उपग्रहों में से सबसे जो बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया है। नेक्स्ट है हमारा नेपच्यून। तो नेपच्यून के पास जो टोटल उपग्रह है वो अभी तक 14 है। इस 14 में से सबसे जो बड़ा उपग्रह है ट्रिटॉन है। ट्रिटॉन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें से मंगल के पास 2 उपग्रह हो गए, अरुण के पास 27 उपग्रह हो गया, पृथ्वी के पास 1 उपग्रह हो गया, और नेपच्यून के पास 14 उपग्रह हो गया। तो सबसे कम उपग्रह वाला जो ग्रह है जो पृथ्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है? तो पहला खगोलीय इकाई। तो एक खगोलीय इकाई बराबर जो होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है, और 1 पारसेक में 3.26 हमारा प्रकाश वर्ष होता है। उसके बाद 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, और 1 किलोमीटर सब जानते हैं 10⁻3 मीटर होता है। तो इस प्रकार
हम देख सकते हैं कि सबसे जो न्यूनतम इकाई वाला जो हमारा दिया गया है 1 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित होता है तो कोण थीटा का मान क्या होगा। तो ये जो थीटा का मान पूछा है ये फिगर दिया हुआ है। ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण पे हमारा 35 डिग्री पर इंसिडेंट कर रहा है, आपतन हो रहा है 35 डिग्री। और तो हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण का जो मान होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इस प्रकार अगर आपतन कोण 35 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी हमारा 35 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर जो होगा 35 डिग्री ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक दिए हुए बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने के प्रयोग में लाया जाता है। तो जो दर्पण में जो केंद्रण करने का जो काम करता है हमारा अवतल दर्पण करता है। अगर लेंस में यही बोला जाए तो लेंस में उत्तल लेंस करता है। तो अवतल दर्पण का हम प्रतिबिंब बना देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण होता है। जब ये समानांतर प्रकाश आते रहता है तो इस सब को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो इस प्रकार एक अभिसरण का काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता एक लड़का एक समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता हो तब लड़का और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो मान लिया कि हमारा समतल दर्पण है, यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर एक लड़का खड़ा है, उसके बाद 1 मीटर पीछे वो मूव करता हो तो कुल वो 4 मीटर दर्पण से दूर है। इस प्रकार हम जानते हैं कि दर्पण से वस्तु जितना दूर खड़ा होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। तो ये 4 है तो इधर 4 मीटर पीछे भी बनेगा। तो टोटल वस्तु का प्रतिबिंब से जो दूरी हो जाएगा लड़का का 4 8 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा 8 मीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है। तो ये हमारा रेटिना होता है जो हम देखते हैं किसी वस्तु को तो वो लगभग 1/10 सेकेंड तक रहता है, उसके बाद ओझल हो जाता है। जो रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है जो वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन हमको मस्तिष्क है जो उसे सीधा अनुभूति कराता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपवर्तनांक कहते किसे हैं। तो अपवर्तनांक को हम म्यू से डिनोट करते हैं। और जो अपवर्तनांक होता है जो निर्वात में प्रकाश की चाल मतलब कि सी बटे किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात के बराबर होता है। तो जब हमारा सी निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में है और किसी माध्यम में भी चाल का जो यूनिट होगा मीटर पर सेकंड ही होगा। तो इस प्रकार जो मीटर पर सेकंड मीटर सेकंड तो कट गया। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसमें अपवर्तनांक की जो इकाई होगी इसकी कोई भी इकाई नहीं होगी, डी हो जाएगी। अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। जो अगर मान लें कि हमें पानी का अपवर्तनांक निकालना हो तो जब पानी का अपवर्तनांक निकालना हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड बटे जो पानी में जो प्रकाश की चाल होती है जो 2.25 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। 8 कट गया। इस प्रकार जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1.33 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हमको कांच में प्रकाश की चाल निकालना हो तो जब कांच में प्रकाश की चाल निकालना हो तो उसी प्रकार लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया इतना बटे और कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो 8 कट गया। तो इस प्रकार जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 1.5 आ जाएगा।
अपवर्तनांक के बारे में और डिटेल से जान लेते हैं। इसमें से वायु का जो अपवर्तनांक होता है जो 1.003 होता है, जो बर्फ़ का अपवर्तनांक होता है 1.31 होता है, जल का अपवर्तनांक तो अभी हम लोग डिस्कस किए, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। उसको और सब ये दिया हुआ है। इसमें जो VVI है, वायु है, जल है, उसके बाद कांच हो गया, उसके बाद हीरा। जो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारा नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है। तो हमारा जो नेत्र होता है, जो कौन सा लेंस पाया जाता है हमारे नेत्र में, तो नेत्र में हमारा उत्तल लेंस पाया जाता है। अब नेत्र से रिलेटेड होने वाले जितने भी दोष होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल से। तो नेत्र दोष, नेत्र में मेनली 4 तरह के दोष उत्पन्न होते हैं। पहला होता है मायोपिया, जिसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु ही दिखाई देती है, मतलब जो दोष हुआ वही चीज़ दिखाई देगा। और इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा दोष है जो हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष। इस दोष में भी दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो दृष्टि दोष है जो प्रेसोपिया है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ये दृष्टि दोष होता है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर दोनों दृष्टि लगभग खराब हो जाती है, इसीलिए हम इसमें बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि इससे दोनों साफ साफ दिखाई देता है। उसके बाद हमारा चौथा जो दृष्टि दोष है एस्टिग्मेटिज्म है, अबिंदुकता, जिसे दृष्टि वैषम्य या मोतियाबिंद भी कहा जाता है। इस दृष्टि दोष में वस्तुएं धुंधला दिखाई देने लगती है। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम बेलनाकार या सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज क्या होती है। तो सामान्य मानव नेत्र की जो न्यूनतम दृष्टि होती है जो 25 सेंटीमीटर होती है। आदमी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। उसके बाद जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो देख सकता है वो अनंत होती है, अनंत तक देख सकता है। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनंत से 25 सेंटीमीटर दूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक वर्णी प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित चित्रों में से कौन सा सही है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि एक वर्णी प्रकाश किसे कहते हैं। तो एक वर्णी प्रकाश एक हाई एनर्जेटिक और हाई इंटेंसिटी वाला प्रकाश होता है, जिसका प्रयोग हम लेज़र में प्रयोग करते हैं। और लेज़र का जो प्रयोग करते हैं डिस्टेंस मेजर करने, कटर के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये जो एक वर्णी प्रकाश होता है जो इतना हाई इंटेंसिटी होता है कि ये प्रिज्म के कारण अपने रंगों में व्यक्त हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब ये प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो इसके रंगों में प्रकाश की तरफ विक्षेपण नहीं हो पाएगा। जैसे इंटर करेगा वैसा निकलेगा। तो इस प्रकार विचलन तो होगा लेकिन इसमें विक्षेपण नहीं होगा, टूट नहीं पाएगा। तो पहला तो होगा नहीं, ये दूसरा भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं सी। तो सी में हमारा प्रकाश की तरह ही इसमें विचलन हुआ है, और डी में तो ऊपर जाएगा तो ऊपर कभी जाएगा नहीं। तो इस प्रकार करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग लाया जाता है। तो कार की हेडलाइट में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है हमारा अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, और कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
तो इसमें जो करेक्ट एंगल अवतल दर्पण हो गया। और साइड मिरर में अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है बड़े क्षेत्र का जो प्रतिबिंब छोटे से क्षेत्र में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण इस हेडलाइट में ये करता है कि जब हमारा लाइट जलता है आगे की, वो जो मान लीजिए गाड़ी है, तो ये गाड़ी है, तो इसका जब आगे की लाइट जलेगी तो इसमें हमारा दर्पण लगा रहता है। तो इस पर जब पड़ता है तो एक बिंदु से होकर निकल के पूरा ये अनंत डिस्टेंस तक छितर जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हेडलाइट में हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि ये अनंत तक छितराए लाइट को। और भी अवतल दर्पण को हम सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का डॉक्टरी में दांत, कान, नाक आदि जांच के लिए प्रयोग भी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि Q बराबर, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है NE बराबर Q बराबर IT भी होता है। तो हमारे यहाँ दिया हुआ है एम्पियर, दिया हुआ है धारा कितना फ्लो हो रहा है, उसको टाइम भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कि आवेश भी कितना होता है, तो N यहाँ से हमको निकल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो N बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर करंट, तो I हमारा कितना हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। और T समय 1 सेकेंड है, बट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है। तो इस प्रकार जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19, तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा तो 9 से 6 तो 3 1 0 इधर ले लेंगे, तो ये हमारा 6.25 गुने 10⁻18 बच जाएगा। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं? तो सबसे पहले हम फार्मूला होता है Q बराबर NE बराबर Q बराबर IT। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन पर जानते हैं कि 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है आवेश। फिर I के मान भी दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर, और T समय का भी मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको N निकालना है, तो N बराबर लिख सकते हैं I, तो 1 एम्पियर में हमारा 10⁻6 एम्पियर करंट हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर में। उसके बाद T समय 1 सेकंड दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं 1.6 गुने 10⁻⁻90 होता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 6.25 गुने 10⁻12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻12 मतलब B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति 4 1/4 ओम वाले सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, परंतु एक सेल का टर्मिनल उल्टा जुड़ जाता है, तो बार प्रतिरोध 1 ओम है। यदि प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट हो तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 4 सेल लिया गया है, 4 सेल में से 3 को सही जोड़ा गया है, लेकिन परंतु एक सेल का जो टर्मिनल है उल्टा जुड़ गया है। तो इस तरह मान लेके जोड़ रहा होगा, एक सेल हो गया, और इस तरह एक सेल हो गया, फिर दूसरा सेल इस तरह जुटेगा, फिर तीसरा सेल जुटा ठीक से, तीनों एक सेल हो गया, एक सेल हो गया, फिर 2 सेल हो गया, 3 सेल हो गया, लेकिन जो चौथा सेल जुटने वाला था वो गलत जुट गया, ये इस तरह को जुट गया। तो यहाँ प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, लेकिन ये हमारा माइनस 2 बार हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस।
तो इस प्रकार जब उल्टा जुड़ जाएगा तो हमारा यहाँ तक तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसके बाद फ्लो ही नहीं करेगा। तो इस प्रकार जो हमारा धारा हो जाएगा जो शून्य फ्लो करेगा। इसको हम और डिटेल से जानते हैं। मान लिया कि ये जो व्यक्ति है जो गलती नहीं करता, सब हमारा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ही जुड़ा रहता, तो हमारा कितना धारा फ्लो करता। तो इसमें हमारा जो धारा फ्लो करता, अगर हमारा सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता जो, तो हमारा जो धारा के जो मान होता है, इसका जो फार्मूला होता है एन ई बटे एन आर प्लस आर होता है, जहाँ एन है जो नंबर ऑफ सेल है, ई है जो पोटेंशियल है सेल का, फिर एन है जो नंबर सेल तो है ही, आर है जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, आर है जो बाह्य प्रतिरोध है। तो इस प्रकार जब हम फार्मूला पे इसको पुट करते हैं, वो गलती नहीं करता, सबको श्रेणी में ही अच्छा से जोड़ देता, तो इसका जो धारा हो जाता है एन, 4 गो सेल तो 4 लिख देते हैं। ई हमारा 1.5 वोल्टेज दिया है। उसके बाद हमारा जो एन है जो 4 सेल तो है ही, और आंतरिक प्रतिरोध है सेल का जो 1/4 है, अब प्लस 1/4 है, प्लस हमारा जो बाहर प्रतिरोध 1 ओम है, 4 से 4 कट जाएगा। तो इस प्रकार जब इसको करेंगे तो 2 दूनी 4, 15 30, तो ये 3 एम्पियर की करंट फ्लो करेगा। लेकिन यही जब श्रेणी क्रम में जोड़कर नहीं सेल को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता, तो एम्पियर कितना होता, धारा कितना फ्लो करता। तो इसके लिए है कि जब हमारा सेल समानांतर क्रम में जुड़ा हो, तब धारा के जो मान होता है, के जो मान होता है वो होता है ई बटे एम आर प्लस आर होता है। कहने का मतलब है कि तो ई हमारा पोटेंशियल हो गया, एम हमारा नंबर ऑफ सेल हो गया समानांतर क्रम में, आर हो गया बाहर प्रतिरोध, और आर आंतरिक प्रतिरोध सेल का। तो इस प्रकार जब हमारा समानांतर क्रम में सेल जुड़ा हो और धारा का मान पूछे, तब ये फार्मूला ई बटे एम आर प्लस आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को तनित कर इसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो नया प्रतिरोध होता है, जो आर होता है, जो खिंचाव के एक्सवायर के होल एक्सवायर होता है, खिंचाव के एक्सवायर के होल एक्सवायर होता है। तो ये खिंचाव कितना किया, दुगना कर दिया, तो दुगना के होल एक्सवायर मतलब 4। तो इस प्रकार जो हमारा नया जो R2 प्रतिरोध हो जाएगा 4 × R1 हो जाएगा, R1 का 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार जो 4 × R1 का मान 1, तो इस प्रकार 4 ओम हो जाएगा। देन करेक्ट आंसर 22 का 4 ओम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युतीय विभव है, और विद्युतीय विभव क्या है, ना तो अदिश है ना ही सदिश है। एक सदिश राशि है, एक अदिश राशि है, कभी सदिश और राशि और कभी सदिश राशि है। तो जो विद्युतीय विभव है भी है, भी के पास पोटेंशियल, इसके मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है सी हो जाएगा। अब सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो इस तालिका से हम जानते हैं डिटेल से। तो हाँ, ये हमारा जो सभी सदिश राशियां हैं, पहला विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, जितने भी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। उसके बाद विद्युतीय और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसमें क्षेत्र लगा हो, जिसमें आघूर्ण लगा हो, ये सब सदिश राशि है। उसके बाद धारा घनत्व, उसके बाद विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, शेष, ये सभी हमारा सदिश राशि है। बाकी जो शेष है जो अदिश राशि है, तो शेष इसमें से विभव तो है नहीं, तो विभव हमारा क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि हो जाएगा। तो ये हमारा ताल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता क्या है। उसकी विशेषता निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट
उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च गलनांक, और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो हमारा जो हीटर का जो कुंडली बना होता है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है, लगभग 3000 के आसपास वर्क करता है। तो जो नाइक्रोम का बना होता है कुंडली, और नाइक्रोम जो बना होता है क्रोमियम और निकेल से मिलकर बना होता है। इस प्रकार ये जो क्रोमियम निकेल से मिलकर बना होता है, इसका जो प्रतिरोध रहता है जो आर भी हाई रहता है, और इसका जो गलनांक रहता है मेल्टिंग पॉइंट ये भी हाई रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है जो सी होगा, सी हो जाएगा। ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है, इसमें जो ऊष्मा डेवलप होता है Q बराबर I/RT के अकॉर्डिंग होता है। I/RT जितना आर ज़्यादा होगा, जितना एम्पियर ज़्यादा फ्लो करेगा, उसके अकॉर्डिंग हीट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है कि एक गैल्वेनोमापी को एक वोल्ट मापी बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी। तो एक हमारा गैल्वेनोमीटर है, उसको हमको वोल्ट मापी बनाना हो तो किसकी आवश्यकता होगी। तो जब गैल्वेनोमीटर से हमको वोल्टमीटर बनाना हो तो श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगा देते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन यही जब हमको एमीटर बनाना हो तो समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध अर्थात शंट का प्रयोग करते हैं। तो जब एमीटर बनाना हो, एमीटर के लिए ए हो जाएगा और वोल्टमीटर के लिए हमारा बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्टेज के बीच से जोड़ा जाता है, तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बल्ब का जो रेटिंग दिया हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट है। तो सबसे पहले इस बल्ब का हम रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं कि आंतरिक इसका रेसिस्टेंस कितना है। तो हम जानते हैं P बराबर फार्मूला होता है V/R होता है। तो जब हमको यहाँ से R निकालना हो तो R बराबर हम लिख सकते हैं V/P। तो V/R हो जाएगा 220 गुने 220/P मैंने 100। ये 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, मतलब इसका जो R का मान हो गया 22 गुने 22 हो गया। अब हमको इसमें लिखना है 110 वोल्ट उससे वोल्टेज गुजर रहा है तो बल्ब कितना शक्ति खाएगा। तो हम निकाल सकते हैं P बराबर बल्ब कितना शक्ति खा रहा है V/R। तब वोल्टेज जो गुजर रहा है बल्ब से 110 वोल्टेज गुजर रहा है, तो V/R में 110 गुने 110 बटे जो बल्ब का जो आंतरिक रेजिस्टेंस है 22 गुने 22 है। तो इस प्रकार हमारा 11 दूनी 22 हो जाएगा, फिर 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 25 चौके 100। इस प्रकार हमारा 25 वाट बिजली वो खा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का 25 वाट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 12 ओम 3 प्रतिरोध एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। तो 12 ओम के 3 प्रतिरोध को एक समबाहु त्रिभुज बना रहा है, तो हम इसको फिगर पहले बना देते हैं। ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज। ये मन किन्हीं दो भुजा के बीच का हमको रेजिस्टेंस पता करना है कि कितना इसका प्रतिरोध होगा। तो ये भी 12 ओम हो गया, ये भी 12 ओम हो गया, ये भी 12 ओम हो गया। तो सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं A B और C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं A C B के बीच का रेजिस्टेंस पता करते हैं A C B। तो A C B हमारा श्रेणी क्रम में आएगा। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है जो सीधा जुड़ जाता है 12 + 12, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस 24 हो गया। अब हम चलेंगे, हमको धारा निकालना A और B। तो A और B के बीच में जब निकालेंगे तो A C B की तुलना में दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जब निकालना हो A से B का, तो डायरेक्ट ऐसे उलट के हम जोड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हैं। जो 24 आया तो 24 क्रॉस A जो AB के पास 12 था, अब बटे दोनों को ऊपर वाले गुना करेंगे और फिर नीचे उसे जोड़ देंगे, तो 36 नीचे हो जाएगा।
तो 12 तिये 36, 3 8 24, तो ये 8 आ गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा डी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12 ओम के 3 प्रतिरोध समात्र में जब जुड़ा हो तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच का जो प्रतिरोध होगा वो 8 ओम होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं, और जो एक आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है जो शून्य होता है, क्योंकि जितना ही भी उसका आंतरिक प्रतिरोध कम होगा उससे उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, इसीलिए आदर्श का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन के नियम इन्होंने दिया था, मतलब कि इन्होंने दिया था। तो विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन इलेक्ट्रोलाइसिस का जो नियम दिए थे फ्राइडे साहब ने दिए थे। फ्राइडे साहब थे जो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए 2 नियम दिए थे। जो पहला नियम दिए थे उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि जो हमारा वेट होता है, जो आवेश या Q बराबर IT, W प्रोपोर्शनल Q बराबर IT या W बराबर ZIT होता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है W बराबर ZIT। कहने का मतलब हुआ कि किसी इलेक्ट्रोड में जमा होने वाला पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड या विद्युत अपघट से प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती होता है। जितना हमारा इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा होगा इलेक्ट्रोलाइट से, वो जो इलेक्ट्रोलाइट से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो W हो गया इलेक्ट्रोलाइट पर जमा होने पदार्थ की मात्रा, ये हमारा Z हो गया जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, उसके बाद I हो गया धारा, T हमारा समय हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। उसके बाद जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ फ्राइडे के चलते हैं। तो फ्राइडे का सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा W1 बटे W2 बराबर होता है E1 बटे E2, E1 बटे E2 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक सेल श्रेणी क्रम में संयोजित हो और उनके विद्युत अपघट या इलेक्ट्रोलाइट से होकर जाने वाली धारा अगर समान हो तो क्रमानुसार इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होगी तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट के समानुपाती होती है, दैट इज W प्रोपोर्शनल E होता है। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, 2 गो सेल रहेगा तो W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। तो यही हमारा फ्राइडे सेकंड लॉ कहता है। तो नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के मध्य अंगुली या उंगली किसकी ओर इंगित करता है। तो फ्लेमिंग साहब ने 2 नियम दिए थे, उसके थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। हमारा फ्लेमिंग साहब ने नियम दिए थे 2। तो पहला जो नियम था फ्लेमिंग जी का, जो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम था, बाएं हस्त नियम के अकॉर्डिंग जो हमारा जो है थंब होता है, अंगूठा जो होता है जो बाएं हस्त नियम में फोर्स को डिनोट करता है। और इसके बाद हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर होता है जिसे तर्जनी कहते हैं हिंदी में, ये हमारा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। फिर तीसरा उंगली मिडिल फिंगर या मध्यमा कहते हैं इसे, ये हमेशा धारा को डिनोट करता है। बाकी 2 फिंगर तो ऐसे ही रहता है। बाकी ये वाला फिंगर को हम कहते हैं रिंग फिंगर, जिसे अनामिका कहते हैं। ये हमारा बेबी फिंगर होता है जो कनिष्ठा कहते हैं। फिर अगर फ्लेमिंग को दाएं हस्त नियम में चलते हैं तो ये होता है जो अंगूठा होता है चालक की दिशा को डिनोट करता है। फिर हमारा जो ये इंडेक्स फिंगर होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी डिनोट करता है। और ये हमारा मिडिल फिंगर होता है जो प्रेरित विद्युत धारा को डिनोट करता है, तो ये हमारा फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम दाएं हस्त नियम हो गया।
तो इस प्रकार हमारा फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस प्रकार 30 का फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम के मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करेगा? तो मध्य उंगली हमेशा धारक की दिशा को डिनोट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इस प्रकार फिजिक्स का पोर्शन 30 क्वेश्चन पूरा होता है। अगले वीडियो में हम मैथ के 30 क्वेश्चन को पूरा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।